हदबंदी कमीशन के सिफारिशात के एक रोज बाद ही जम्मू में गुपकार अलायंस का अहम इजलास। मौजूदा सूरत हाल का लिया गया जायजा। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में नहीं है। सरकार के भरोसे से मुलाजमीन ने ली हड़ताली कॉल वापस। बिजली की सप्लाई हुई बहाल। महकमा से वाबस्ता मुलाजमीन ने मनाया जश्न। सरजू का बादशाह चिलाई कलान आज से 40 रोज के लिए तख्त नशीन। आते ही दिखाए तेवर। पूरी वादी शदीद सर्दी की लहर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे है। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान अरूफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कल हदबंदी कमीशन ने जो सिफारिशात के हवाले से वहां पे जो मीटिंग बुलाई थी, इजलास बुलाया था, वहां पे सिफारिशात के लिए जो कुछ सामने रखा गया, जिसमें जम्मू के लिए 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात कही गई है और श्रीनगर के लिए 1। तो इस हवाले से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना रद्दमल भी पेश किया है। इधर बात करें इजलास के दूसरे रोज ही आज जम्मू में गुपकार अलायंस यानी PAGD का इजलास हुआ। फारूक अब्दुल्ला की सदारत में, जो कि PAGD के सदर है। इजलास में PDP सदर महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, डॉक्टर महबूब बेग, हसनैन मसूदी, मुजफ्फर अहमद शाह ने शमूलियत की। इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्त शनीद हुई है और कमीशन की सिफारिशात पर भी बात हुई है। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि ये जो सिफारिशात सामने रखी गई है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये डिवीजन करने की बात है, जम्मू कश्मीर की आवाम को बांटने की बात है। पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तक पहुंचाते हैं क्या कुछ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने बाकी लीडरान के हमरा कहा, फिर इसी मामले पर बात करेंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी के साथ। जो एजेंडा है बीजेपी का हर सतह पर मुल्क में भी और यहां जम्मू कश्मीर में भी, कि लोगों को तकसीम करो, बांटो, और यही कुछ डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये सिफारिशात हैं, हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज़्यादा डीपन हो जाएगी। दूरिया जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरख्वास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी, और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी, कि वो इस आवाज़ को सुने। जहाँ तक PAGD का ताल्लुक है, हम तरफदार नहीं है एक खिते के, एक कम्युनिटी के, हम तरफदार है जम्मू कश्मीर लद्दाख के, हर कम्युनिटी के, हर रीजन के, सब रीजन के। और हम किसी भी ढंग से कोई भी तरीक़ेकार जो गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा, जो जम्मू कश्मीर के जनता में दरार पैदा करेगा, हमें मंजूर न पहले था, न आइंदा, न आज मंजूर रहेगा। हमें ये भी अफसोस है कि आज कई कोशिशें हो रही है कि जो हमारी गुजर आबादी है और पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, एक तो हिंदू मुसलमान को लड़ाना, जम्मू कश्मीर को लड़ाना, लेकिन इसके साथ ही अब एक और नुस्खा आजमाया जा रहा है महज वोट बटोरने के लिए। अफसोस होता है
क्या हमारे मुल्क की पॉलिटी इस लेवल पर पहुंच गई है जहां अब वोट की खातिर सभी सीमाएं आईन की, इखलाक की, प्रोसीजर की, उनको ख़त्म किया जाए। अवाम के लेजिटिमेट राइट्स के डिफेंस में हम पुरअमन आवाज़ उठाते रहेंगे हर शक्ल में, और इसी वजह से हमारा ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है कि हम श्रीनगर में 1 जनवरी 11 बजे एक एहतिजाज, पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of अवाम को बांटना मंजूर नहीं है, पीएचडी के लीडरान का कहना है, और साथ ही अब एहतिजाज की भी कॉल दी है और 1 जनवरी को यहाँ पे हड़ताली कॉल दी है। एहतिजाज किया जाएगा मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जिसमें पीएचडी की जो इकाइयाँ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी इकाइयाँ हैं वो अब एहतिजाज करेंगी। हिलाल हांजुरी मेरे सीधे साथी मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। हिलाल, हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के बाद आज इजलास हुआ और इजलास में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो खदशात का इजहार पहले किया गया था वही उसी के मुताबिक भी हुआ, जो हदबंदी कमीशन की जो सिफारिशें सामने आई हैं, मगर पीएचडी ने भी अपने तेवर दिखाए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए रूफ, जो हदबंदी कमीशन की सिफारिशात आई हैं या जो उनकी तजावीज़ आई हैं, अगर देखा जाए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनके जो डीडीसी मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ जो उनके जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उनको देखते हुए, उनके वोट शेयर को देखते हुए, तो नतीजा ये निकलता है कि जम्मू कश्मीर की जो बड़ी आबादी है उन्होंने आज इससे रिजेक्ट किया जो ये सिफारिशात जो है कमीशन की जानिब से दी गई हैं। और इस तरह से जो उन नुमाइंदों की जो पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो या अपनी पार्टी के साथ साथ सज्जाद ग्रीन लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, हर पार्टी ने इससे मुस्तरद किया है और कहा कि ये एजेंडा एक पॉलिटिकल पार्टी का है। यहाँ तक कि आज जो पीएचडी की मीटिंग है उसमें यह बात कही गई है कि ये लोगों को के दरमियान दरार डालने की एक कोशिश है और इससे अनएक्सेप्टेबल कहा गया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जितनी भी जमातें कमोबेश जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैं, उन्होंने इन सिफारिशात को मुस्तरद किया है और एक बड़ी आवाज में पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब 1 जनवरी साल 2022 को जब नए साल की सुबह होगी तो श्रीनगर के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ जो आज पीएचडी ने कॉल दी है उसके खिलाफ एहतजाज जो है वो जरूर होगा। हिलाल, ये भी बताते चले कि सज्जाद लोन का जिक्र आपने किया। सज्जाद लोन को जो उनके हरीफ है, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं, वो कई और के साथ भी जोड़ रहे हैं। उनको बी टीम भी कहा गया, भारतीय जनता पार्टी का क्रिएशन भी कहा गया है। मगर जिस तरह आज तेवर दिखे सज्जाद लोन के, उन्होंने कहा कि वो सियासत ही नहीं करना चाहते हैं। अब जिस तरह ये एक शेमलेस है जो ये सिफारिशात सामने रखी गई है, इससे यहाँ की आवाम को कुछ नहीं दिया गया है, आवाम को बांटने की बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अब मन नहीं कर रहा कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करें। बिल्कुल, सज्जाद ग्रीन लोन का जो स्टेटमेंट हमने देखा, जो उन्होंने कौमी न्यूज़ चैनल के साथ बात करते हुए किया, वो काफ़ी टफ था और पहली बार ऐसा लगा कि सज्जाद ग्रीन लोन इस तरह का स्टैंड ले रहे हैं कि उनका कहना था कि जो पॉलिटिकल स्पेस, एक डेमोक्रेटिक स्पेस हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हक नहीं है। और सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई जवाज नहीं बनता है कि जिस किसी शख्स का सेल्फ रेस्पेक्ट हो कि वो फिर इस कैपेसिटी में आकर यहाँ पर इलेक्शन लड़े और मुल्क हिंदुस्तान की बात करे, जमहूरियत की बात करे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला, ये सिफारिशात जमहूरियत के लिए एक शॉक है, एक सदमा है। नजर भी इतना, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी अपनी जगह से इन सिफारिशात को देखेंगी, लेकिन जब आप सियासी मुबसरीन के साथ बात करते हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वालों के साथ बात करते हैं, तो ऐसे मुबसरीन
का कहना है कि जहां पूरे मुल्क के अंदर 2026 तक पहले ही डिलिमिटेशन पर फ्रीज था, वहीं पर आम लोगों को भी और पॉलिटिकल जो क्लास है लोगों को, उन्हें यह समझना चाहिए कि क्यों कर पहले ही जम्मू कश्मीर को इस जुमरे में लाया गया है कि मुल्क को छोड़कर सिर्फ जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन किया गया। उनका कहना है, सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि यहीं पर सवालात उठते हैं कि इस पर जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार जमात है, उनकी जो असल में जो उनके मकासद है वो उन्हें इस डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए हासिल करना चाहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जगह, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन के साथ भी जब बात करते हैं तो उन्होंने भी इस पर सवालात और खदशात का इजहार किया है। हिलाल, आखिर में जानना चाहूंगा, 1 जनवरी को यानी 1 जनवरी 2022 को इन्होंने कॉल दी है पीएचईडी ने, जो इनकी अकाइया है, मगर इसके साथ साथ जो डिलिमिटेशन कमीशन को जो रिपोर्ट सबमिट करनी है वो 31 दिसंबर को सबमिट करनी है। और जिस तरह अब रद्दमल सामने आया है, तो यहां से क्या कुछ रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन को जाएगी वो सबके सामने आया है। अब क्या इनको लग रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन इसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा? जो फैसला उन्होंने लिया है, जो सिफारिशत उन्होंने दी है, वही फैसला आगे जाएगा, जिसकी वजह से हड़ताल की कॉल दी गई है? देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन ने इसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया है और अब उनकी लेजिटिमेसी बनती है और उनका यह हक बनता है कि अगर लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने अगर इसे रिजेक्ट किया तो उसके बाद उनकी जो तजावीज़ हैं उनको सुना जाए। या जैसा कि इससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कहती हैं कि जो साल 2011 की सेंसस है उसको बुनियाद बनाकर ही इस पर जो है सिफारिशात आनी चाहिए थी, जिसपे वो हमें देखा कि वो उससे बिल्कुल बरखिलाफ है। लेकिन अब जब इसे पब्लिक डोमेन में डाला गया और अगर बड़ा सेक्शन सोसाइटी का इसे रद्द करता है, मुस्तरद करता है, अब ये डिलिमिटेशन की क्रेडिबिलिटी और उसके साथ साथ जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको कैसे अदा करते हैं, ये उन पर अब मुनहसर करता है कि उनका डिसीजन क्या होगा। क्या वो उस लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या स्टेट या यूटी को वो सुनेंगे? क्या उनकी तजावीज़ को, उनकी आरा को तस्लीम किया जाएगा? ये 31 दिसंबर तक उन्हें तजावीज़ देने की, खासतौर पर जो एसोसिएट मेंबर्स हैं इस कमीशन के, जिसमें एमपीज़ भी आते हैं, 5 एमपीज़ है, वो अपनी तजावीज़ किस तरह से देते हैं वो भी अब देखने वाली बात होगी। और उसके फौरन बाद ही जो नया साल होगा उसमें क्या जम्मू को बराबर 6 सीटें मिलती हैं और कश्मीर को सिर्फ 1 सीट दी जा सकती है, या इसमें किसी तरह की तफावत या कमी पेशी होगी, ये आने वाले वक्त में पता चल सकता है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे। पीएचईडी का इजलास हुआ और 1 जनवरी 2022 को हड़ताल की कॉल दी गई है, एहतजाज की कॉल दी गई है। अकाइया जो पीएचईडी में है उनकी तरफ से, और जो रिपोर्ट सबमिट करनी है डिलिमिटेशन कमीशन को इन मेंबरान की तरफ से, जो इसके मेंबरान बनाए गए हैं, जो 5 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, वो 31 दिसंबर को रखी गई है। अब क्या 1 जनवरी को हड़ताल किया जाएगा, एहतजाज करने दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल होगा। मगर जिस तरह राय या जिस तरह अपना जो तबादला ख्याल यहाँ के लीडरान ने दिया, पॉलिटिकल पार्टीज ने दिया, उससे ऐसा साफ लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसके हक में नहीं है। नाज़रीन, पिछले कई रोज से महकमे पीडीडी के मुलाजमीन हड़ताल पे थे और कई मामलात जो उन्होंने सरकार के सामने रखे थे, चाहे कैजुअल लेबर्स की जो रेगुलराइज की बात है या जो 4 डिमांड्स उन्होंने रखी थी, जिसमें जॉइंट वेंचर के हवाले से भी उन्होंने बात रखी थी कि जो भी जॉइंट वेंचर होगा उसमें मुलाजमीन की राय जरूर ली जाएगी। एक बड़ा पॉइंट ये भी था। और इसके साथ साथ जो टीडीएस या पीडीएस मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन है, ये भी एक बड़ा मामला था। अब इफहाम तफहीम के जरिए ही सरकार के साथ बातचीत के बाद ही अब मुलाजमीन अंजुमन ने, ये जो पीडीडी मुलाजिम अंजुमन है, उन्होंने अपनी हड़ताली कॉल वापस ली है। और कल शाम देर गई ये फैसला आया जब उन्होंने उन मेंबरान के साथ मीटिंग ली जो मुंतखब किए थे सरकार ने। उनके साथ मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया गया था। जम्मू में मीटिंग हुई थी, वहां के डिविजनल कमिश्नर ने भी इस हवाले से मीडिया को आगाही दी। जो वहां के लीडरान है पीडीडी मुलाजमीन अंजुमन के, उन्होंने भी मीडिया को आगाही दी है। और जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लीडरान हैं उन्होंने भी आगाही दी। और उसके बाद ही जो मुलाजिम है वो अपने काम पे चले गए हैं। जिन इलाकों में पावर की मुश्किलात थी, जहां पे पावर रेस्टोर नहीं किया गया था, उन इलाकों में पावर रेस्टोर भी किया गया है। लीडरान ने अपनी बात रखते हुए क्या कहा, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। All the 4 demands which coordination committee जिसने गवर्नमेंट के सामने रखा था, उन सब पे गवर्नमेंट ने एग्री किया है। जिसमें सबसे पहली डिमांड हमारी जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनने वाली थी, गवर्नमेंट ने वो प्रपोजल शेल्व करके, तब तक भी कोई भी प्रपोजल नहीं होगा जब तक कि एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, जब तक एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं होगी। दूसरा, जो SO 109 में खासकर
TDLs اور PDLs کی ریگولرائزیشن, ہمارے نان گیسٹ اسٹاف کی ریگولرائزیشن, انجینئرس کی ریگولرائزیشن, اور CVPPL میں جو ہمارے ملازمین ہیں. ہماری سرکار جو ہے ہماری جموں کشمیر کے عوام اور ہمارے PDD کے سبھی امپلائیز کا ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ چنندہ فیصلے لیے, اور کافی دور کی باتوں کے بعد سرکار سامنے آئی. انہوں نے اپنے ریپرزنٹیٹیو بھیجے, جیسے ڈپ کام جموں, ADGP مکیش سنگھ جی, MD JPDCL تیاز سر اور ڈائریکٹر فائنانس وغیرہ سبھی لوگ ہمارے سے باتیں کرتے رہے. تو رات کو 12:30 بجے ہم اس نشکرش میں پہنچے کہ جو باتیں ہمارے ہت میں ہیں سرکار نے ان کو مانا ہے, کچھ میں سرکار کی ریزرویشن تھی ان کو ہم نے مانا ہے. ناظرین اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ. اسپیشل رپورٹ میں آپ ذرا بات کریں گے محکمہ صحت کے حوالے سے اور پٹن کی عوام کے حوالے سے, کیونکہ پٹن کی عوام کی ڈیمانڈ جو ہے کافی سالوں سے, سال 1947 سے پہلے پٹن میں یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں SDHO ہاسپٹل ہے, سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, یہ قائم کیا گیا تھا. اب اس کو جو شفا خانہ کا نام دیا گیا تھا, اس کے بعد مرحلہ وار طریقے سے اس میں ترقی ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بنایا گیا تھا, اور سال 2014 میں جب PDP BJP کی سرکار تھی اور جو وہاں کے کنسرن MLA تھے, انہوں نے سرکار نے اس وقت ایک فیصلہ لیا تھا کہ شمالی کشمیر میں ایک ٹراما ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا جائے گا, کیونکہ کافی وسیع آبادی ہے اور ایکسیڈنٹل پرون ایریا بھی ہے, نیشنل ہائی وے بھی ہے, تو یہاں پہ ہاسپٹل, ٹراما ہاسپٹل کا بننا بڑا ضروری ہے. ٹراما ہاسپٹل بھی تعمیر کیا گیا. اس کے بعد جو ہی ہسپتال تعمیر ہوا ٹراما ہسپتال, تو یہ جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پٹن ہے اس کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے. وہاں کے جو کنسرن لیڈرز ہیں انہوں نے اس کو شفٹ کیا ہے. لوگوں نے اس وقت بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ پٹن کے مین بازار میں ہے, اس کو شفٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جس جگہ پہ ٹراما ہاسپٹل ہے وہ پٹن بازار سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے, اور جن لوگوں کو ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتا ہے گھر میں, ان کو مشکلات ہوتی ہے اسپتال جانے آنے میں. تو اس کے بعد ابھی تک سرکار نے واپسی کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے. پرانی ہسپتال کی یہ عمارتیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی اب بوسیدہ ہو چکی ہے اور یہ راہگیر بن گئی ہے لوگوں کے لیے. جس طرح لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہاں پہ کچھ جو غلط کام بھی ہوتے ہیں, یعنی جو نشے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں. یہ کتوں کا گھر بھی بن چکا ہے, اور اس ہسپتال کیا آتے کے اندر کی بات کریں تو ڈسٹ بین بھی بن چکا ہے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے جس پہ پٹن کی عوام برابر احتجاج کرتی رہی ہے کہ جو پرانا جہاں پہ ہسپتال قائم تھا وہیں پہ ہی جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے اور بلڈنگ تعمیر کی جائے. مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ کئی سال پہلے اس اسپتال کو شفٹ کیا گیا ہے ٹراما ہاسپٹل میں, جہاں پہ SDA یعنی سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پٹن جو ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے. مگر جب ہم وہاں پہ گئے ہم نے کیا پایا کہ اسپتال کے اندر میڈیسن پڑا ہوا ہے اور دوائی کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں جو ایکسپائر بھی نہیں ہوئے ہیں, ابھی جو استعمال میں لائے جا سکتے ہیں. یہ سرکاری سپلائی ہے. جن ذمہ داروں نے اسپتال کو منتقل کیا, شفٹ کیا, کیا انہوں نے اپنے ساتھ یہ دوائیاں نہیں لے کے گئے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھی راہی نثار براہ راست ہمارے ساتھ جڑے ہیں. راہی خیر مقدم ہے آپ کا. اسپیشل رپورٹ میں جاننا چاہیں گے کہ جو ابھی ہسپتال کی صورتحال بنی ہے پٹن اسپتال کی, جس طرح لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ جو سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اس کو اپنی جگہ پہ ہی رکھنا چاہیے, دوبارہ سے واپس لانا چاہیے, کیونکہ یہ لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی وہاں پہ بلڈنگیں ہیں ان کی جو حالت بنی ہوئی ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے. اور میڈیسن, کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں میڈیسن وہاں پہ ابھی بھی پڑا ہوا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ میڈیسن وہاں پہ پڑا ہوا ہے, ڈیکسٹوز کی بوتلیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. تو کیا ان کو اٹھانے کی زحمت نہیں کی ہے محکمے نے؟ ان کو کیوں رکھا گیا ہے وہاں پہ؟ وہ بھی استعمال میں بھی لایا جا سکتا, کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ ان کی کافی زیادہ ہے. ابھی 2023 تک ہم نے بھی دیکھا کہ ایکسپائری ڈیٹ ہے ان کی. دیکھیں روٹ, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے یہاں پہ وضاحتاً بتا دیا کہ پٹن کے لوگ اس ٹائم سرپا احتجاج ہوئے تھے کہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پٹن کو ٹراما ہسپتال سے منسلک نہ کیا جائے. جو ٹراما ہسپتال پٹن میں بنا ہے, یعنی کہ نارتھ کشمیر کا وہ ٹراما ہسپتال بتایا جاتا تھا, اس کو ٹراما ہی وہاں پہ چالو کیا جائے, اور جو پٹن کا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پرانا ہے اس کو اسی جگہ پہ رکھا جائے. مگر اس ٹائم ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ لیا, اس ہسپتال کو ٹراما میں اٹھا دیا اور ٹراما کو وہاں
पे चालू नहीं किया गया, बल्कि जो ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यहाँ पे मैं ये वजाहतन ये भी बताना चाहूंगा, इस पे खाली सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाम था, बल्कि वो खाली CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को ट्रॉमा हॉस्पिटल में रख दिया। और यहाँ पे उस टाइम लोग सरपा एहतिजाज हुए थे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रखा जाए। तो अगर हम फर्स्ट एड सेंटर की बात करें, अगर हम देखते हैं महकमे सेहत यहाँ पे कहते हैं कि हम न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर एक जगह पे खोल लेते हैं। लोगों की उस टाइम डिमांड थी कि ऐसा ही कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस पुराने अस्पताल में भी रखा जाए, क्योंकि 7 कनाल अर्जी ये जमीन वहां पे 7 कनाल जो वहां पे है और बिल्डिंगें भी वहां पे बनी है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने उस टाइम फैसला लिया और उस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है इसमें यहाँ पे कि वो बिल्डिंगें अब खस्ता हो चुकी है और वो वहां पे अब लोगों के लिए दर्द सर बनी है, क्योंकि वहां पे अब ड्रग्स या दूसरा कारोबार वहां पे चलता है, क्योंकि नशे में जो लड़के हमारे मुलवस है वो उसका सहारा लेते हैं। और साथ में वहां पे जो हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि मेडिसिन यहाँ पे पड़ा है। मेडिसिन ये कौन सा है? और देखने वाली हैरान कुन करने वाली ये बात है कि डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पे स्टोर कहा जाता है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का स्टोर, उन्होंने यहाँ पे ये मेडिसिन रखा है, मगर मेडिसिन तो 2 किस्म का है। एक मेडिसिन यहाँ पे जिसपे एक्सपायरी है और उस पे कोई लॉक सिस्टम नहीं रखा है, उसको ओपन रखा है, और उसमें यह है कि लाइफ सेविंग ड्रग जो डेक्सट्रोज जिसको हम कहते हैं कि पहले पेशेंट को डेक्सट्रोज दिया जाता है, उसको खुला छोड़ा है, यहाँ पे कोई लॉक इस पे नहीं है। और दूसरे किस्म का मेडिसिन है जो एक्सपायरी हो चुका है, उसको यानी कि हम ये कहेंगे कि अगर उसका इस्तेमाल किया होता तो वो लोगों तक पहुंचा होता, मगर उसको भी यहीं पे डंप किया गया है। और जो अब वो मेडिसिन है जिसपे एक्सपायरी है, उसकी भी आप हम तस्वीरों में अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि इसकी भी आप खस्ता हाली हो चुकी है। और अगर महकमे हेल्थ को इस हवाले से कोई संदिशा नोटिस उन्होंने नहीं लिया, यही डेस्क स्टोर्स कल किसी के लिए यहाँ पे वबाली जान बन सकता है, क्योंकि हमने देखा कि कुत्ते भी उस डेस्क स्टोर्स में वहां पे बैठे हैं। और हैरान कुन करने वाली बात है कि डिस्ट्रिक्ट स्टोर रखा है, मगर लॉक कोई वहां पे उस पर लॉक अरेंजमेंट नहीं रखा है। तो यहाँ पे महकमे को चाहिए, एक तो लोगों की जो यहाँ पे डिमांड है कि इसको यहाँ पे कुछ न कुछ रखा जाए इसमें, और दूसरी बात यह है कि इस जो वहां पे दवाई रखी गई है इसका संदिशा नोटिस लिया जाए। एक बिल्डिंग में जहां पे काफी तादाद में मेडिसिन है, जहां पे काफी तादाद में डेक्सट्रोज के जो डब्बे वो रखे गए हैं, वो भी अनलॉक है, उसको भी कहीं बंद नहीं रखा गया। मगर जो पहली वाली बिल्डिंग है जहां पे डेक्सट्रोज की बोतलें खुली छोड़ के रखी गई है, वहां पे उनको कोई निगरानी भी नहीं है और वहां पे ना कोई उसका बंद करने का कोई बंदोबस्त भी किया गया है। एक तो ये, दूसरा कि जिन लोगों ने शिफ्ट हॉस्पिटल किया, क्या उन लोगों ने ये मेडिसिन अपने साथ नहीं लिया? क्या उस अस्पताल में इस मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खुली बोतलें छोड़ के रखी गई है, टैबलेट्स वहां पे ऐसे ही फेंके गए हैं जो सप्लाई होती है, जो लोगों को इमरजेंसी में काम आती है, उसको इतनी ये जो जिम्मेदार वहां के हैं इतने सीरियस है कि ऐसे ही मेडिसिन छोड़ के चले गए हैं। क्या आपकी बात हुई है किसी जिम्मेदार के साथ इस हवाले से? राही, मेरी आवाज आ रही है आप तक? राही निसार हमारे साथी आप तक तफसीलात पहुंचा रहे थे, और लोगों ने भी अपना रद्दमल इस हवाले से पेश किया। अस्पताल को पहले मुंतकिल किया गया है और फिर जो वहां पे सप्लाई है, जो मेडिसिन की सप्लाई वहां पे रखी गई है, उसको अपने साथ नहीं लेके गए हैं। और ये जवाज नहीं बनता है इंतजामिया का, जो वहां के कंसर्न अथॉरिटीज है, कि हमने वहां पे स्टोर करके रखा है। अगर स्टोर करके रखा है तो बाज़ाब्ता वहां पे ताला होना चाहिए, ताला बंद होना चाहिए, वहां पे खुले में ये मेडिसिन नहीं होनी चाहिए। लोगों ने भी इस हवाले से बात की, हम लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे। इस SDH जो पटन में पुराना SDH है, इसका हाल क्या है? यहाँ पे गंदगी के ढेर बनाए हुए हैं, और यहाँ ग्लूकोज देखिए, ये इम्पोर्टेंट है एक पेशेंट के लिए। ये भी इसका 2023 इसका एक्सपायरी डेट है। ये यहाँ इस कुत्ते इस पे बैठे हैं, आपने खुद देखा है। देखो किस तरह ये फेंका गया है। इसमें आप कैमरा घुमाइए, आप देखिए। चलिए नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे चिलय कलान के भी हवाले से। वादी का सर्द तरीन मौसम चिलय कलान आज से 40 दिनों के लिए शुरू हुआ है, और चिलय कलान आते ही यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और आवाम को हमने देखा, कई साल से हम देख रहे हैं कि चिलय कलान में आवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इधर महकमे मौसमियात की बात करें तो आने वाले दिनों में 23 से 25 तक
महकमे ने पेशगोई की है कि बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। अगरचे बर्फबारी कम ही होगी, मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी अच्छी खासी हो सकती है। तो इस पे हमारे साथी इरफान फाजिल ने जो महकमे मौसमियात के जिम्मेदारान हैं उनसे बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टूरिस्ट के साथ में वाबस्ता हूँ। पिछले साल के हिसाब से इस साल बर्फ नहीं हो गया। यहाँ पूरा बर्फ होता था, श्रीनगर लेकर गुलमर्ग इन दिनों में। एक्चुअली बहुत इस साल पता नहीं है, आज चिले कलान है। इस दिन में अगर पानी उबालते थे वो तो जम जाता था। सबसे पहले ये हमारी बदकिस्मती है जिसकी वजह से आज चिले कलान का पहला दिन है, स्नोफॉल नहीं हो रही है। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो इस टाइम 4 से 5 फीट स्नोफॉल हुई थी पिछले साल। इस साल तो कोई कहीं पे स्नो नहीं दिख रहा है। तो अगर स्नोफॉल आज होगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में होने वाली है, पेशन गोइज भी है। 21 दिसंबर यानी कि वादी कश्मीर में 40 दिनों तक चलने वाला मौसम चिले कलान का आगाज आज रात से बाज़ाब्ता तौर हो चुका है। जहां दिन को वादी में खुली धूप और शाम देर गई, यहाँ लोगों को सर्द तरीन रातों का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर लोगों को रिवायती। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेजबान को इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे।